Hello students, hope you all are fine. Today we are having our first lecture of class 12th. Let's begin with chapter 1 NPO, that is not for profit organization. It is very important chapter bacha as it holds 10 marks weightage in your 80 marks paper. So guys, please be attentive from the very beginning so that you can understand the concepts thoroughly. So let's get started. देखिए बच्चे, हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. बच्चे एक बात बता दूं कि हमने उस चैप्टर में जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की थी वो थी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज की, मींस उन बिजनेसेस की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना था, ना कि सर्विस प्रोवाइड करना. क्या मोटिव था उनका? प्रॉफिट अर्न करना जिनका मोटिव था, सर्विस प्रोवाइड करना उनका मोटिव नहीं था. ऐसे बिजनेसेस की हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 11th स्टैंडर्ड के अंदर प्रिपेयर की थी. अब बात करते हैं कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कब बनाते हैं. तो आपको पता होना चाहिए ईयर के एंड में, मींस साल के आखिर में. तो आइए अब ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने किस फॉर्म में प्रिपेयर की थी. कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर में हमने कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए थे. आप सभी को याद होने चाहिए. नंबर 1 वाज ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता था. मैंने ग्रॉस लॉस वर्ड मेंशन नहीं किया है बच्चे, ये बाय डिफॉल्ट होता है, अंडरस्टूड होता है. अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहा हूं तो इट मींस ग्रॉस लॉस भी अंडरस्टूड है. हमने नंबर 2 पे हमने प्रिपेयर की थी वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता था. 3rd नंबर पे हमने फाइनली प्रिपेयर की थी बैलेंस शीट, जिससे हमें हमारे बिजनेस के एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में और कैपिटल की पोजीशन का पता चलता था. राइट. तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ. तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनपीओ की डेफिनेशन से. एनपीओ, ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सेट अप with the objective to further cultural, educational, health, religious, public services to public and or members etc. not with the purpose of earning profit. तो बच्चे इस डेफिनेशन से आपने देखा कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम एनपीओ बोलते हैं जो सेटअप की गई हैं विद द ऑब्जेक्टिव. किस ऑब्जेक्टिव से सेटअप की गई हैं? फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल. इन सब का मीनिंग ये है कि बेसिकली कि वो सोसाइटी को सर्व करना चाहती हैं, अपने जो मेंबर्स बनते हैं उनको सर्व करना चाहती हैं एडिशनली, मींस थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ठीक है. और उसके पीछे उनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. ठीक है. तो मैंने अलग से भी ऑब्जेक्टिव इसमें मेंशन कर दिया एनपीओ का, दैट इज टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स. और इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो लाइक आप देखते हैं कुछ स्कूल्स भी ऐसे होते हैं जो चैरिटेबल होते हैं, जिनमें बहुत ही कम फीस होती है. कॉलेजेस भी ऐसे होते हैं, लाइक पब्लिक हॉस्पिटल्स जैसे आप देखते हैं कोई डिस्पेंसरीज वगैरह होती हैं, तो वो इस पर्पस से सेटअप की जाती हैं. एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो चाहे एनपीओज की हों चाहे प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज की हों, हम हमेशा साल के एंड में ही, ईयर के एंड में ही प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कि किस किस फॉर्म में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं एक एनपीओ की. नंबर 1 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नंबर 3 इज बैलेंस शीट. बात करते हैं कि एनपीओज को जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, उनको कौन कंट्रीब्यूट करता है उन फंड्स को. तो देखिए बच्चे, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, जो ट्रस्टीज होते हैं, वो ये सारा फंड्स प्रोवाइड कराते हैं. और वो किस फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं? डोनेशन के फॉर्म में, मेंबरशिप की फॉर्म में, एंट्रेंस फी की फॉर्म में, सब्सक्रिप्शन, लोन्स एंड हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट से जो या किसी इंस्टीट्यूशन से कोई ग्रांट आती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो भी एक फंड के टाइप सी होती है जो कि यूज़ होती है एनपीओ के अंदर. आ जाते हैं एनपीओ के फीचर्स के ऊपर और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. तो फर्स्ट इज एंटिटी. कह रहे लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स. तो बच्चे यहाँ जो एनपीओ की जो एंटिटी होती है, जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटीज. इन द सेम मैनर यहाँ पर जो एनपीओ की एंटिटी होती है वो एक लीगल एंटिटी होती है, और जो उसको रन करने वाले जो प्रमोटर्स होते हैं उनसे वो सेपरेट होती है. ठीक है. सेकंड इज पर्पस.
टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस टू पब्लिक एंड और मेंबर्स एक्सेट्रा। ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी पर्पज से एनपीओज फॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट इज ओनरशिप। तो यहाँ पे इसमें ये बताया गया है कि जो इसकी जो ओनरशिप होती है, आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई खुद से ओनरशिप नहीं होती है, मीन्स लाइक इसको कोई खुद ओन नहीं करता है। हालांकि इसको इंडिविजुअल या कुछ कंपनीज इसको सेटअप करती हैं एज ए चैरिटेबल सोसाइटी या फिर एज ए ट्रस्ट। तो इसके अंदर ये लोग मैनेज करते हैं एज ए, इनको कह सकते हैं ट्रस्टी कह सकते हैं, इसको मैनेजिंग कमेटी कह सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट पॉइंट में भी देखने को मिलेगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफन कॉल्ड ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमेटी, इस तरीके से। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग इसको रन कर रहे होते हैं, जो इंडिविजुअल्स या जो कंपनीज, वो इसको ओन नहीं कर रही होती हैं, वो इसको एज ए चैरिटेबल सोसाइटी या एज ए ट्रस्ट लोगों के लिए चला रही होती हैं। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। देखिए, इसके अंदर आपको पहले भी बताया गया है कि ये जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है, मीन्स उनको कुछ भी एक्स्ट्रा में उनके पास बचता नहीं है। आप देखें कि वो चैरिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, चैरिटेबल पर्पस से सब कुछ कर रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी उनको बचेगा नहीं, ठीक है। हाँ, कम बचेगा वो एक अलग बात होती है, बट बचता कुछ ना कुछ ज़रूर है, ठीक है। लाइक बट तो उसमें यहाँ जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। और वो सरप्लस भी बहुत ज़रूरी होता है, मीन्स आप समझते हैं कि जैसे किसी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉफिट से क्या होगा, प्रॉफिट से बिजनेस के एसेट्स को क्रिएट करने में और बिजनेस के अंदर और पैसा लगाने में, री इन्वेस्टमेंट करने में बहुत जगह उस प्रॉफिट का रोल होता है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर इनके पास जो मनी एक्स्ट्रा में बच जाती है, जो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कह सकते हैं, तो डैट इज कॉल्ड सरप्लस हेयर। तो वो यूज़ होती है उनके एसेट्स को और उनके ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए। तो इनका यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी फुलफिल होता है, इस पैसे से, बचे हुए पैसे से, सरप्लस से, वो भी ऑब्जेक्टिव इनका फुलफिल होता है। और ये बता दूं क्लियर कि इसके अंदर ये जो प्रॉफिट जिसको हम सरप्लस बोल रहे हैं, वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है, वो जो है बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फंड्स। कह रहे हैं फंड्स फॉर इट्स ऑपरेशन आर गिवन बाय इट्स मेंबर्स। जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि जो इसको फंडिंग प्रोवाइड होती है एनपीओ को, वो उसके मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं, डोनर्स प्रोवाइड करते हैं। किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइक एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। कह रहे हैं इट इज सप्लीमेंटेड बाय सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें ये इसका मीनिंग ये है कि जो ऑपरेशंस, जो बिजनेस हो रहा है, लाइक जो एनपीओ बिजनेस हो रहा है, उसके ऑपरेशन से जो सरप्लस हो रहा है, मीन जो एक्स्ट्रा मनी है, वो भी इस फंड में जाके जुड़ जाती है। जैसे हम पढ़ते थे 11th स्टैंडर्ड के अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने पढ़ा प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज की, तो वहां पर जो नेट प्रॉफिट होता था वो कैपिटल के अंदर जाके ऐड हो जाता था। तो यहाँ पर जो इनका फंड है वो उसमें सरप्लस जाके ऐड हो जाता है, जिससे इनका फंड इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट फीचर आता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें यह बताया गया है कि जैसे प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज ईयर एंडिंग पर अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं, इन द सेम मैनर जो एनपीओज हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी ईयर एंडिंग पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं एवरी ईयर। और ये किस फॉर्म में होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की फॉर्म में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस के रीजंस हैं, कौन कौन से बेसिस के ऊपर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एनपीओज को और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को। तो फर्स्ट बेसिस इज पर्पस फॉर विच सेटअप। इसके अंदर हम बताएंगे कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका पर्पस जो हमने पहले भी पढ़ा था कि इट इज सेटअप विद अ पर्पस टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल, वो वाला पॉइंट, ठीक है। और अगर हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इनका जो पर्पस क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स। इसके अंदर हमें एनपीओ की बात करें तो एनपीओ के अंदर फंड्स कौन प्रोवाइड कराते हैं, जो उसके हम कह सकते हैं कि ट्रस्टीज होते हैं या जो सेटअप उनको करते हैं इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लोग फंड्स प्रोवाइड कराते हैं। और किस फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि मेंबरशिप फी की फॉर्म में, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इस फॉर्म में, ठीक है। और अगर प्रॉफिट अर्निंग, यही चीज़ हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उसके अंदर फंड्स कहाँ से आता है, उसके अंदर जो प्रोप्राइटर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वो फंड्स प्रोवाइड कराते हैं, वो पैसा लगाते हैं। लाइक अगर हम पार्टनरशिप की बिजनेस के अंदर बात करें तो कैपिटल की फॉर्म में,
ठीक है, और या प्रोप्राइटर की बात करें तो उसमें भी कैपिटल की फॉर्म में। लेकिन अगर हम कंपनी बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी बिजनेस के अंदर जो शेयर कैपिटल होती है या जो बोरोड फंड्स होते हैं तो वो उस तरीके से मनी इंट्रोड्यूस या हम कह सकते हैं कि फंडिंग बिजनेस के अंदर होती है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने पढ़ा कि एनपीओ के अंदर जो हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हम एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट की फॉर्म में। जबकि जो हमारी प्रॉफिट अर्निंग और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, उनकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ईयर एंडिंग पर प्रिपेयर होती हैं और किस फॉर्म में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की फॉर्म में। द नेक्स्ट पॉइंट इज सरप्लस प्रॉफिट। हम जो एनपीओ वाला चैप्टर है हमारा, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जिसमें अभी आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताया जाएगा कि वो नॉमिनल अकाउंट की नेचर का होता है, तो उसके अंदर जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है वो हमारी सरप्लस आती है या फिर डेफिसिट आती है। मींस अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती हैं as compared to expenditure तो आंसर इज सरप्लस एंड इन वाइस वर्सा केस आंसर इज डेफिसिट। लेकिन अगर हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इसके अंदर हमारा जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है वो कहाँ से निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे उससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चल जाता था। वो आपको सारा पता ही है, उससे ज़्यादा आपको नॉलेज ऑलरेडी है ही है। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट। तो इसमें आप ये देखिए कि जो एनपीओज हैं इनको जो प्रॉफिट हो रहा है, मीन जो एक्स्ट्रा मनी इनके पास बच रही है जिसको हम सरप्लस बोल रहे हैं, वो उसके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो उसके पार्टनर्स में, या हम कह सकते हैं अगर वो ओनर है तो तब उसको खुद को, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेट्स बिगिन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओज। हमने बच्चे पढ़ा कि एनपीओज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। बच्चे देखिए, इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। ये बिल्कुल एक कैश अकाउंट की तरह होता है। इसमें हम कैश की पोजीशन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश अंडरस्टूड रहेगा, बैंक भी। तो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। इंक्रीज डिक्रीज मत मीन्स कि अगर वो हमें रिसीव हो रहा है तो भी रिकॉर्ड होगा, और डिक्रीज मीन्स अगर हम मनी पे कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है, तो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट, तो कैश आप सभी जानते हैं कि इट्स अ रियल अकाउंट इन नेचर। तो इस अकाउंट का नेचर भी इटसेल्फ रियल अकाउंट होगा। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो व्हाट विल वी से, इट्स अ रियल अकाउंट इन नेचर। अब बात करते हैं इस अकाउंट के पर्पस की कि इसका पर्पस क्या होता है। बच्चे देखिए, इस अकाउंट का पर्पस होता है कि हम बताएं कि जो हमें मनी रिसीव हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में कितना कितना मनी रिसीव हो रहा है। इन द सेम मैनर जो हम मनी पे कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में, कौन कौन से हेड्स में कितना कितना मनी हम पे कर रहे हैं। लाइक मतलब हम अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो हम कितना रेंट पे कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और इन द सेम मैनर अगर हमें रिसीव हो रही है सब्सक्रिप्शन, तो फॉर एग्जाम्पल तो हम सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव कर रहे हैं, हमें रेंट फ्रॉम द यूज ऑफ हॉल कितना रिसीव हो रहा है, इन एंड सो ऑन। तो हमारा इसमें मेन पर्पस रहता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में बताएं कि कितना पैसा ड्यूरिंग द ईयर हमें रिसीव हो रहा है या फिर ड्यूरिंग द ईयर हम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट फीचर में हमें बताया गया है कि जितनी भी हमारी रिसीट्स होती हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं और जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं। ये सारा हमारा उसी पे बेस्ड है, लाइक जो हमने पढ़ा था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। तो रूलिंग ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन मीन्स जो आ रहा है, मीन्स रिसीट्स, इसलिए वो डेबिट हो रही हैं। गोज आउट मीन्स जो हमारा जा रहा है, ठीक है, जो हमारी पेमेंट्स हो रही हैं, इसलिए वो क्रेडिट हो रही हैं। द नेक्स्ट इज इट बिगिंस विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस एंड एंड्स विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। देखिए, इसमें हमें ये बताया गया है कि ये जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये स्टार्ट होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के ओपनिंग बैलेंस से और ख़त्म होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के क्लोजिंग बैलेंस पर। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि आपको सभी को पहले भी बताया गया है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर,
ठीक है। एंड जो रियल अकाउंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि रियल अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंसेस। इसका मीनिंग ये होता है कि रियल अकाउंट हमेशा उनका जो बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, वो हमेशा डेबिट साइड में होता है। तो क्योंकि हम ये मान ही चुके हैं, हम देख ही चुके हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो हमारा रियल अकाउंट है, तो इसलिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। और किससे स्टार्ट होगा? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से। और एंडिंग किस पर होगी? वो भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट एंड पे। अभी जो हमने पढ़ा उसको इस स्लाइड से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का डेबिट साइड में लिखा गया है, और जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो है वो क्रेडिट साइड में, मींस पेमेंट साइड में लिखा गया है। अब मेरा एक क्वेश्चन आता है आपसे कि आप ये बताएं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है, कैश एट बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है, ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट साइड में ही क्यों लिखे गए हैं? इनको हमने बाय बैलेंस बीडी से क्यों नहीं स्टार्ट किया? मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है? आई एम रिपीटिंग अगेन, माई क्वेश्चन इज कि जो हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक है, जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिखा है, इसको हमने डेबिट साइड से स्टार्ट किया है। इस ओपनिंग बैलेंस को हमने पेमेंट साइड से क्यों नहीं स्टार्ट किया? हमने क्यों ऐसा नहीं लिखा कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक? बच्चे सिंपल सा इसका रीजन है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर एंड वी नो वेरी वेल कि रियल अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंसेस। इस लाइन का मीनिंग होता है कि रियल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा डेबिट साइड में होते हैं। तो अंडरस्टूड है कि क्लोजिंग बैलेंसेस क्रेडिट साइड में। फीचर नंबर 6, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, आप सभी से ध्यान से सुनिए। इट शोज ऑल टाइप ऑफ रिसीट्स and payments whether they are of revenue nature और capital nature। तो इसका मीनिंग हुआ बच्चे कि जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थिंग इज कि मनी आ रही है तो वो रिसीट साइड में रिकॉर्ड होगा ही, क्योंकि पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो उसने रिसीट साइड में रिकॉर्ड होना ही है, इररिस्पेक्टिव, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नेचर क्या है, वो रिवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द सेम मैनर जो पैसा हमारे पास से जा रहा है, वो चाहे रिवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अमाउंट हमारा पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा ही, इररिस्पेक्टिव। क्योंकि बच्चे देखिए ना, पैसा हमारे पास से जा रहा है, पेमेंट हो रही है, तो उसने क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होना ही है, इररिस्पेक्टिव। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पेमेंट हमारी कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। देखिए बच्चे, ये फीचर हमें कहता है, समझाता है कि जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है वो किसी भी पीरियड से बिलोंग कर सकता है। बस थिंग इज कि पैसा आना चाहिए, पैसा आ रहा है, वो रिसीट साइड में रिकॉर्ड होगा ही होगा, इररिस्पेक्टिव कि उसका पीरियड क्या है। तभी यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है बिलोंग्स टू एनी पीरियड, पेमेंट्स भी बिलोंग्स टू एनी पीरियड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो रिसीट्स हैं, पेमेंट्स हैं, वो हमारी प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रही हैं, करंट ईयर से बिलोंग कर रही हैं, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थिंग इज कि अगर पैसा आ रहा है तो वो रिसीट साइड में आएगा ही आएगा, पैसा हमारे पास से जा रहा है तो वो पेमेंट साइड में जाएगा ही जाएगा। देखिए बच्चे, जैसे आप सभी जानते हैं कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे बच्चे जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर प्रिपेयर होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि ट्रांजैक्शंस विच हैव बीन रिसीव्ड और पेड इन कैश आर शोन इन दिस अकाउंट। कि जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है, कैश बेसिस पे चलना है हमने। कैश बेसिस मीन्स अगर पैसा आ रहा है तो उसको इस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है, जा रहा है तो उसको इस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है। तो सारा जो फोकस है हमारा वो कैश के ऊपर है इस अकाउंट में। तभी हमने कहा था स्टार्टिंग में कि इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट, इट रिकॉर्ड्स द पोजीशन ऑफ कैश। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, जैसा कि अभी भी हमने कहा कि इट रिकॉर्ड्स द पोजीशन ऑफ कैश, तो कि इंपॉर्टेंट बात कि इफ नो ट्रांजैक्शन इज इन कैश देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश में नहीं है, इट मीन्स अगर वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पर है, उसमें कैश का यूज नहीं हो रहा है, देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट।
बच्चे लास्ट फीचर हमारा कहता है कि क्योंकि हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर इस अकाउंट को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो किसी तरीके से जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, या जो अक्रूड इनकम्स हैं, या जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हैं, डेप्रिसिएशन है, हम इनकी किसी भी तरीके से कोई भी एडजस्टमेंट या इसमें किसी तरीके से हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इनको शो नहीं करते हैं। बच्चे आपने आज एनपीओ की फर्स्ट वीडियो देखी है जिसमें आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी रिसीट्स ऑफ कैपिटल नेचर होती हैं वो रिसीट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर से कैसे डिफरेंशिएट होती हैं। इन द सेम मैनर जो हमारी कैपिटल नेचर की पेमेंट होती हैं वो रेवेन्यू नेचर की पेमेंट से कैसे डिफरेंशिएट होती हैं। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और मेरे को आपसे कहना है कि आज आपने जो फर्स्ट वीडियो देखी है इसी तरीके से आप सारी वीडियोज़ को सीरीज़ में देखें ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाए।